नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीटेट की एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है, उसको दृष्टि में रखते हुए हमने सीटेट के प्रैक्टिस सेट प्रारंभ कर दिए हैं। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट होगा। इसके अन्य प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको जा कर के ज़रूर देखिए। पूर्व की जो परीक्षाएँ हुई हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को हमने इन प्रैक्टिस सेटों में शामिल किया है, अतः आप इन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ठीक दोस्तों, आप पहले ये जान लीजिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञान का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, ज्ञान से संबंधित, यानी बच्चों में ज्ञान निर्माण कैसे होता है इसकी बात हो रही है। यानी कौन सा बेहतरीन माध्यम जिससे बच्चों में ज्ञान निर्माण कर सकते हो, ठीक है, उसके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन है, जितना संभव हो उसकी आवृत्ति से संगत सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है, एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक, यानी समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। जैसे कि जब समृद्ध, ठीक है, और विविधतापूर्ण वातावरण होगा तो बच्चे के ज्ञान का विकास वहाँ ज़्यादा होगा। ठीक, आपकी जो पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में जारी की गई थी दोस्तों, तो उसमें यही बात कही गई थी कि जो कक्षा कक्ष है, ठीक है, उसको बाहरी वातावरण के साथ जोड़ें, ठीक है, उसको विविधतापूर्ण वातावरण प्रोवाइड करें बच्चे को, ठीक, जिससे बच्चे की ज्ञान में वृद्धि होती है। आगे चलते हैं। मानव विकास डैश डैश है। मानव विकास की बात हो रही दोस्तों, ये ऑप्शन है आपके मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, और लास्ट ऑप्शन है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा वृद्धि एवं विकास, ठीक, तो देखिए वृद्धि के बारे में, ये ग्रोथ यानी आपकी एक सीमा तक होती है, ठीक, वृद्धि दोस्तों एक सीमा तक होती है, उसके पश्चात रुक जाती है, ठीक, लेकिन विकास ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। विकास गर्भ से लेकर के, ठीक है, मृत्यु तक विकास एक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको मापा जा सकता है, ठीक, लेकिन इसके दोस्तों जैसे वृद्धि रुक जाती है उसके बाद भी विकास जो है जारी रहता है, यानी कुछ चीज़ें हैं उनमें चेंजेस जारी रहता है, इसलिए ये गुणात्मक भी है दोस्तों। आगे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन ये फोर्थ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है आनुवंशिकी, वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। ठीक, तो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे फर्स्ट, आनुवंशिकी एवं वातावरण। दोस्तों, प्रकृति को आनुवंशिकी कहा गया है और पोषण को वातावरण यहाँ पर कहा गया है। ठीक, इन दोनों विवाद की बात है। आपको पता होगा कि जो आनुवंशिकी वातावरण होता है इसी के द्वारा विकास, ठीक है, होता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हमारा विकास एवं वृद्धि है दोस्तों, ये हमारे वातावरण, ठीक है, और आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। जैसे कि डीएनए जो होता है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा का जैसा व्यवहार होता है वैसा हमारा भी व्यवहार होता है, कहीं ना कहीं हमारा विकास उनके व्यवहार से रिलेटेड होता है। और वातावरण जैसा आपका समाज होगा वैसे ही आप विकसित होंगे, वैसे ही आपके क्रियाकलाप होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? तो आपको बता दें कि समाजीकरण से एक नए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सीटेट में, तो आप इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। समाजीकरण से तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो समाज के मूल्य हैं, ठीक है, उनको जब हम एडॉप्ट करते हैं, अब अनुकूलित कर बना लेते हैं अपने अनुसार, ठीक है ना, तो वही देखिए समाजीकरण होता है। यानी समाज में जो लोग हैं उनके साथ हम संप्रेषण करते हैं, बातचीत करते हैं और एक समाज बना लेते हैं, ठीक है, तो वो समाजीकरण हो गया। अब देखिए आपके ऑप्शन हैं, पहला स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो दोस्तों आप इससे मतलब गेस लगाइए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा जो निष्क्रिय है, यानी समाजीकरण की, ठीक है,
सामाजिकरण में भूमिका अदा नहीं करता, सक्रिय भूमिका। तो दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण में सक्रिय भूमिका अदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम पुस्तकालय जाते हैं तो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, बैठे रहते हैं, वहाँ हम किसी से बातचीत नहीं करते हैं, नहीं तो वहाँ का वातावरण मतलब जो है प्रभावित होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य क्लब यहाँ जाते हैं, परिवार और इको क्लब, यहाँ पर हम सबके साथ संप्रेषण करते हैं, बात करते हैं, बात के माध्यम से एक समाज क्रिएट करते हैं। तो वो सामाजिकरण की भूमिका में ये सारे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? दोस्तों आपने वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अधिगम विकास के सिद्धांत का नाम इन्होंने जो दिया था सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। इन्होंने उसमें कहा था कि जैसा बच्चे का समाज होगा उसका व्यवहार वैसा होगा, समाज के अनुसार ही बच्चे की बुद्धि, ठीक है, प्रभावित होती है और वैसे ही वो बनता है। इन्होंने ये बात कही थी, समाज को केंद्र में रख करके बच्चे के विकास को बताया था, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने देखिए पहला ऑप्शन सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई, और इसमें भाषा का भी इन्होंने महत्व बताया था समाज में, ठीक है। तो आपका जैविक ऑप्शन अलग हो जाएगा, यानी यही सही है, मतलब इस पहलू की इन्होंने उपेक्षा की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ठीक, 1 वर्ष तक के जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, जब आँख, कान, आँखों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होगा? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ठीक है। आपके ऑप्शन है। दोस्तों जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था दोस्तों, पियाजे, ठीक। और इनमें, ठीक है, इसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। ये चारों अवस्थाएं ऑप्शन पर लिखी हुई हैं। इन्होंने मूर्त संक्रिया अवस्था बताई थी, पूर्व संक्रिया स्तर बताया था, इंद्रिय जनित स्तर बताया था और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर बताया था, ठीक। तो अब देखिए 1 वर्ष तक के बच्चे की बात हो रही है दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों जो इंद्रिय जनित गामक स्तर है, इस पर जो स्तर बच्चों को बताया था तो 0 से लेकर के 2 वर्ष बताया था। कितना? 0 से लेकर के 2 वर्ष। और इसके पश्चात दोस्तों जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें दोस्तों इन्होंने 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, 2 से लेकर के 7 वर्ष बताया था इसको, प्री बच्चे की अवस्था। और इसके बाद दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक स्तर है दोस्तों, तो इसको इन्होंने 7 से लेकर के, ठीक है, 7 से लेकर 11 वर्ष बताया था। और लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक स्तर को दोस्तों इन्होंने 11 से लेकर के 15 वर्ष बताया था, ठीक। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक दोस्तों, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई थी, ठीक। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से पहली अवस्था थी प्रतिमानहीनता। दोस्तों यह अवस्था, ठीक, प्रथम 5 वर्ष तक है, 0 से लेकर के 5 वर्ष। इसके पश्चात दोस्तों इन्होंने परायता, ठीक है, परायतता, ठीक, और आप्त वचन करके, ठीक है, दूसरी अवस्था बताई थी। यह 5 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक थी। इसके पश्चात इन्होंने परायतता,
ये पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक अवस्था थी। यह दोस्तों 9 से लेकर के 13 वर्ष तक थी। और लास्ट में इन्होंने बताई थी स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता। यह अवस्था दोस्तों किशोरावस्था यानी 13 से लेकर 18 वर्ष तक संबंधित थी। ठीक, तो इस पर दोस्तों जो ऑप्शन है आपके विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ठीक है, और प्रतिक्रिया, लास्ट ऑप्शन है आप सहयोग की नैतिकता। तो उन्होंने सहयोग की नैतिकता की बात की थी, ठीक है, सहयोग की नैतिकता की उन्होंने बात की थी। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ओके, देखिए आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि वह सोचती कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपका ये सहयोग की नैतिकता से संबंधित होगा। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ठीक है दोस्तों, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। ठीक, तो उसमें कह रहे हैं कि कौन सा एक जो है रूप है उसमें से, व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। दोस्तों स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के जो रूप हैं आपको बता देते हैं। उन्होंने दिए थे, पहला रूप उन्होंने बताया था व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, दूसरा सृजनात्मक, और लास्ट में उन्होंने बताया था, ठीक है, विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषणात्मक, ठीक है, ये बताया था। तो दोस्तों ऑप्शन आपका देखिए व्यवहारिक बुद्धि पहला है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और उन्होंने नहीं बताया, 3 बताया था। ठीक, आपकी व्यवहारिक, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक, ठीक है। ये आगे चलते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? आपको पता ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? कौन है? डेविड बेसलर, अल्फ्रेड बिने, ठीक, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है। दोस्तों बुद्धि परीक्षण का निर्माण आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। बुद्धि परीक्षण का निर्माण बिने ने किया था दोस्तों। इन्हें बुद्धि परीक्षण निर्माण का जन्मदाता भी कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण का इन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है दोस्तों। और ऑप्शन है आपके जैसे स्पीयरमैन, इन्होंने बुद्धि के 2 घटक बताए थे, द्विस्तरीय सिद्धांत दिया था बुद्धि का। स्टर्नबर्ग ने दोस्तों त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, त्रितंत्र सिद्धांत दिया था बुद्धि का। ये हम अभी चर्चा कर चुके हैं। आगे चलते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना, सही धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना और लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। ठीक, देखिए दोस्तों जो ध्वनि संबंधी जागरूकता है वो संबंधित हो जाएगी आपके ऑप्शन ए, ठीक है। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। ध्वनि संबंधी जागरूकता तभी आती है जब आप ध्वनि संरचना पर चिंतन करो और उसमें हेर फेर करो, श्योर सी बात है। ठीक, सही धारा प्रवाह बोलना ही तो हो ही नहीं सकता, जानना समझना लिखना ये भी नहीं है। व्याकरण, जब भी व्याकरण आए ना तो वो क्वेश्चन, ठीक है ना, का आंसर गलत होता है। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, हमारा पूर्व का वीडियो है उसमें हमने बताया है आप सीटेट की परीक्षा में किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आप परीक्षा पास कर सको। आप उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही उपयोगी वीडियो है। ओके, आगे चलते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, ठीक है। देखिए जेंडर विभेद से संबंधित भी एक प्रश्न आता है, ठीक है। इसमें देखिए सीटेट में हमेशा जेंडर में समानता की बात की जाती है, मतलब लड़कों में भेद, जो लड़का लड़कियां हैं उनमें भेद की बात नहीं की जाती। तो जो पॉजिटिव आंसर हो आप उसी को टिक करिए, ठीक है। अब देखिए आपके ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वेतन उन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। अब देखिए जो पॉजिटिव ऑप्शन है आपका कौन सा है आप बताएं कमेंट के माध्यम से।
देखिए दोस्तों, आपको बता दें, कभी भी लिंग भेद यानी भेदभाव नहीं बच्चों में करना चाहिए। देखिए, कक्षा में लिंग भेदभाव, पक्षपात, भेदभाव की जो भावना होती है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो बच्चे में एक हीन भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, न्यूनता की भावना विकसित हो जाने के कारण संपादन अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है, बच्चा अच्छे से मतलब कार्य नहीं करेगा, ठीक, और जिससे आप मतलब जो है छात्र छात्राओं के बीच एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा सेकंड। शिक्षार्थियों के ह्रासो उन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है। उनका ह्रासो उन्मुख जो प्रयास होते हैं उसका ह्रास हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए कभी भी भेदभाव की बात ना होनी चाहिए। आप जो है लड़का लड़कियों में कोई भी भेदभाव की बात ना करो, नहीं उनमें द्वेष उत्पन्न होता है एक तरह का। ओके, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। क्या होगा आप बताएं। दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, चाक्षुष, ठीक है। चाक्षुष का मतलब होता है नेत्र, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेत्र ये मतलब जो सीखने की जो शैली होती है उसका मतलब जो उदाहरण हो सकता है। कैसे? देखिए, जब नेत्र से बच्चा देखेगा तो उसमें प्रत्यक्षीकरण होगा, ठीक है। वो उस चीज़ को अपने व्यवहार में उतारेगा, उसका अनुकरण करेगा, जिससे वो मतलब जो है अच्छे से सीख पाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश डैश कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? आप एक बार क्वेश्चन और पढ़िए। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और उससे अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। ऑप्शन है आपके सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन। क्या आंसर होगा दोस्तों? दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका सीखने के लिए आकलन, ठीक है। देखिए, एक शिक्षक है, वो कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो इसका मतलब वो कर रहा है दोस्तों, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ठीक है। जो शिक्षक होगा, ठीक है, कक्षा का आकलन स्वयं करेगा, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के संदर्भ में कार्य करते हैं, ठीक, ऑप्शन है आपके, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, ठीक। आपके ऑप्शन हो गए, आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दोस्तों, आपका ऑप्शन होगा सही, उन्हें स्वामित्व के लिए, देखिए, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। देखिए दोस्तों, जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उनमें स्वयं जिम्मेदारी होने की, ठीक है, भावना स्वतः ही आ जाती है, ठीक। जब स्वामित्व की भावना आएगी दोस्तों तो जिम्मेदारी की भावना ही आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। जो विद्यालय आधारित आकलन होती है तो उसमें दोस्तों अध्यापक में स्वामित्व की भावना जरूर उत्पन्न हो जाएगी, इसके बाद उसमें जिम्मेदारी जरूर आ जाती है, ठीक है, स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी जिम्मेदारी। ओके, आगे चलते हैं। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यहाँ प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, ठीक, समस्या समाधान। आपके ऑप्शन है, आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक, ठीक है। सेकेंड, विश्लेषणात्मक, ठीक। अब कैसे? जो ग्रेड अंक होते हैं दोस्तों,
ये एक मतलब जो है शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की जा गई है। दोस्तों, ग्रेड प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है ही। ठीक है, यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चों की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करती है। जो बच्चे होते हैं कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करती है दोस्तों। ठीक, जबकि जो अंक प्रदान करना यानी अंक प्रणाली जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बच्चे रट करके गलत संसाधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, विश्लेषण। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेड अंकों के द्वारा दोस्तों विश्लेषण किया जाता है। ओके, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उन्हें तर्क के बारे में पूछा जाता है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ठीक, ऑप्शन है नेक्स्ट, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। ठीक, भाषिक संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। देखिए, छात्राओं की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा सही। ठीक है, अब देखिए जो पॉजिटिव है आप वही आंसर लगाइए। कभी भी आप जो है सीटेट की परीक्षा देने जाइए तो छात्र को भगवान समझिए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की बात करती है भारतीय शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों, आप ये एक बात याद रखिएगा, जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें लैंगिक विभेद की कभी बात नहीं होती है। अधिगम प्रक्रिया में दोस्तों लैंगिक विभेद की बात नहीं होती, बिल्कुल आप इसको सिरे से नकार दीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए जिसमें लैंगिक प्रक्रिया की मतलब बात हो रही होगी वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। अगर इसमें ये कह दिया गणित में अच्छी नहीं होती हैं तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, लैंगिक विभेद की बात होने लगी। तो कभी भी अधिगम प्रक्रिया में दोस्तों लैंगिक विभेद की बात नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए सभी बच्चों में समानता की बात कही जाती है। समावेशी शिक्षा प्रणाली भारत में अपनाई जा रही है। ओके, तो आपका ऑप्शन ऐसे ही होगा, वो भी गणित में अच्छी होती हैं। ठीक है, छात्राएं, ऐसा नहीं है कोई माने कि छात्राएं गणित में अच्छी नहीं होती, गलत बात है। ठीक है ना, और गलत सोच है उनकी, ऐसा नहीं है। छात्राएं भी हर चीज़ में अच्छी होती हैं। ठीक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। शब्दों में अक्षरों में क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। ठीक, तो देखिए चाक्षुष स्मृति ह्रास से संबंधित है क्या है? डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्राक्सिया। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, डिस्लेक्सिया। ठीक है, डिस्लेक्सिया के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि एक तरह का पठन विकार है। ठीक है, पठन, देखिए चाक्षुष का मतलब स्मृति होता है ना, ये चाक्षुष का मतलब आँख होता है। ठीक है, तो आँख स्मृति का ह्रास होता है, इसमें पढ़ नहीं पाता, मतलब आँख की बात हो रही तो आँख से पढ़ेगा। तो ये एक पठन विकार है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है। ठीक, अक्षरों को और शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। तो चाक्षुष स्मृति ह्रास का मतलब यही है कि जो चाक्षुष मतलब होती नेत्र की जो स्मृति का ह्रास होता है तो पठन विकार से संबंधित, पढ़ने के संबंधित होगा। ठीक है, और जो डिस्कैल्कुलिया होती दोस्तों, ये आपकी गणित का विकार होता है। ठीक है, गणना संबंधी जो है विकार होता है, वो गणना नहीं कर पाता है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका ये होता है एक डिस्ग्राफिया। ठीक है, ग्राफ का मतलब क्या हो? लेखन संबंधित। ये क्या हो जाएगा? लेखन। ठीक है, लेखन संबंधित ग्राफ, ये ग्राफ लिखा जाता है ना, ग्राफ। ठीक, और डिस्प्रॉक्सिया दोस्तों, डिस्प्रॉक्सिया तो विकार होता है, ये लेखन संबंधित विकार हो जाएगा डिस्ग्राफिया। और डिस्प्रॉक्सिया दोस्तों जो होता है ये आपका लेखन, पठन, गणना तीनों संबंधित होगा। ठीक है, लेखन, पठन, गणना तीनों विकारों से संबंधित जो विकार होता है, तीनों चीज़ों का विकार होता है आपका डिस्प्रॉक्सिया से होता है। अब डिस्कैल्कुलिया दोस्तों, कैलकुलेट क्या करते हैं? गणना, यानी गणित से संबंधित हो गया, तो आप इसे याद रख सकते हो। और डिस्लेक्सिया ये आपका पठन से संबंधित, चक्षु जो होते हैं ये पढ़ते हैं। ओके,
अब आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार वाक्य हो सकता है। दोस्तों सभी के लिए देखिए, कभी भी समावेशी शिक्षा की जो बात होगी दोस्तों, ठीक है, वो सभी के लिए, विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा। दोस्तों अक्सर सीटेट के एग्जाम में समाजीकरण समावेशी से 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक। तो आपका ऑप्शन ये समावेशी शिक्षा संबंधित हो जाएगा। दोस्तों समावेशी शिक्षा में क्या होता है, जो विकलांग है, ठीक है, जो मतलब मंद बुद्धि के बच्चे हैं, सबको साथ में लेकर के चला जाता है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन डैश डैश के साथ संबंधित तत्व है, के साथ संबंधित तत्व हैं। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने इसका आंसर डी माना है, ठीक है, नहीं सॉरी ए प्रतिभा, इसका आंसर प्रतिभा माना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसका आंसर होता है आपका थर्ड है, करेक्ट आंसर आपका थर्ड सही होगा। सीबीएसई ने इसको ए माना है, लेकिन दोस्तों आंसर आपका, ठीक है, ये सही होगा। क्या होता है, जो अपसारी चिंतन के अंतर्गत दोस्तों व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए जाते हैं, ठीक है, उनमें से क्या एक तथ्य जोड़ करके निष्कर्ष निकाला जाता है। कुछ तथ्य दिए जाते हैं, वो एक तथ्य जोड़ करके निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। इस प्रकार के चिंतन में दोस्तों प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है अपसारी चिंतन में। लेकिन सीबीएसई ने आंसर इसका ए माना है, तो आप समझ सकते हो, आप ए ही मानिएगा, ओके, क्योंकि सीबीएसई बाद में जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो ए ही मानेगा, ओके। आगे चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन प्रतिभा से संबंधित हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। स्मरण, समझ, सर्जन, विश्लेषण, कौन से प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। आपका आंसर दोस्तों सही हो जाएगा आपका सृजन, ठीक है, थर्ड। अब देखिए, अभी इससे देखिए, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें सृजन की प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी सृजनात्मक होते हैं बच्चे वो, इसलिए दोस्तों उनको सृजन संबंधी प्रश्नों को अधिक मतलब जो है सॉल्व करने के मतलब अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, ताकि उनकी समझ विकसित हो और ज़्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं। गणित में अधिगम निरयोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक, ये आपका निदानात्मक यानी उपचारात्मक, ठीक है, डायग्नोस्टिक भी इसको कहा जाता है। दोस्तों गणित में जब अधिगम निरयोगिता की बात होती है, ठीक है, ये एक तरह की चर अवस्था होती है दोस्तों। इसका मतलब इलाज संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि आप उपचारात्मक तरीके से, ठीक है, उनमें सुधार कर सकते हो, ठीक। अधिगम निरयोगिता से तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब हमारे मतलब जो है किसी चीज़ में विकार आता है, जैसे कि पढ़ने का विकार होता है, जैसे कि अब अभी बात हो रही थी डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, डिसलेक्सिया हो गई, पठन विकार हो गए, जो विकार उत्पन्न होते जिससे हमारी कोई, ठीक है ना, पढ़ नहीं पाते हैं, हम लिख नहीं पाते सही से, यानी डिसेबिलिटी होती है एक तरह की, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है दोस्तों, तो उसको अधिगम निरयोगिता कहा जाता है। तो दोस्तों उसको जो है उचित तरीके से निदानात्मक परीक्षण द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, यानी उपचारात्मक परीक्षण, इसे निदानात्मक यानी उपचारात्मक भी कहते हैं, तो उपचारात्मक, ठीक है, डायग्नोस्टिक तरीके से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सिद्धांत चित्र डैश डैश द्वारा नवीन अवधारणा की समझ बढ़ाते हैं। जो सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी चित्र होता है, कंसेप्ट मैप, ठीक है, के द्वारा नवीन अवधारणा की समझ बढ़, आपके ऑप्शन है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने में, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, ठीक है।
ऑप्शन क्या होगा आपका सही? दोस्तों आंसर होगा आपका तर्कपूर्ण, ये आपका थर्ड हो जाएगा, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने में। देखिए, जो चित्र होते हैं दोस्तों, उचित चित्र सिद्धांत के द्वारा किसी भी प्रकरण को आसानी से समझ व व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, इसको आसानी से समझ, ठीक है, और व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी भी अवधारणा को छोटी छोटी अवधारणा में बांट करके, ठीक है, जिसके द्वारा सूचनाओं को व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। देखिए, चित्रों के माध्यम से आपको पता ही है बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यानी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। आंसर होगा दोस्तों सेकंड। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा, बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। ठीक दोस्तों, जो इंडुरा थे, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, उसमें बताया था कि जब भी कोई बच्चा सीखता है, ठीक है, तो सबसे पहले वह किसी प्रतिरूपण के रूप में, ठीक है, रखता है, चीज़ को एक प्रतिरूप रखता है, एक मॉडल के रूप में रखता है उसको पहले वो। ठीक है, इसके बाद वो सीखना शुरू करता है। ठीक है, बच्चे में ये गुण होता है। एल्बर्ट एंडुरा ने ये बात बताई थी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है समान से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से समान की ओर तर्कणा, ठीक है, ज्ञान से सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण सीखना और स्वतः खोज परख संबंधी पद्धतियाँ। दोस्तों, एक निगमनात्मक पद्धति होती है, ये आप प्लेटो को जानते होंगे। ठीक है, ये राजनीतिक विचारक थे पश्चात, इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, जो आज्ञानात्मक पद्धति है उसको ये अरस्तु ने प्रयोग किया था, जो इनके शिष्य थे। अरस्तु ने आज्ञानात्मक पद्धति का प्रयोग किया था और निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग प्लेटो ने किया था दोस्तों। तो इस पर उन्होंने, देखिए, पहला जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, समान से विशिष्ट की ओर की बात की थी। इसमें क्या होता है इस पद्धति में दोस्तों, जो शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले समान नियम प्रस्तुत करते हैं, इसके पश्चात उदाहरण द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करते हैं एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उनके प्रयोग को बताता है। ठीक है दोस्तों, पहले इसमें क्या किया जाता है कि पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उदाहरण के माध्यम से उसको समझाया जाता है। ये निगरान, ये प्लेटो की एक पद्धति थी। आज्ञानात्मक पद्धति दोस्तों जो एक थी, वो इनके जो शिष्य थे जिनका नाम था अरस्तु था, अरस्तु की पद्धति थी वो। ठीक है दोस्तों, अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। तो आगे चलते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैडस द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एल थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जे.बी. वाटसन, लेओ, ठीक है, वागोस्ची। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और अभ्यास के द्वारा, ठीक है, की जाने वाली त्रुटियों को कम करते हैं। अब देखिए, अभ्यास के त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत। आप इसी से ये से अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा इस सिद्धांत को, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक, ऑप्शन एक सही हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने बिल्ली पर किया था अपना प्रयोग। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्होंने दोस्तों। ठीक, ये सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, त्रुटि का सिद्धांत दिया था दोस्तों इन्होंने। और जीन पियाजे के बारे में तो आप जानते ही हो, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, नैतिक अवस्थाएं बताई थी 4। और वागोस्ती ने इन्होंने सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अधिगम का दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ये सारी चीज़ें दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 सिद्धांत बताए थे। ठीक है ना, इन्होंने बताया था मूर्त, ठीक है, पहला बताया था मूर्त, ठीक,
और इसके बाद ये आंतरिक बुद्धि के रूप बताए थे और सामाजिक थर्डाइक ने बताए थे 3 रूप बताए थे दूसरे के। स्पीयरमैन ने 2 रूप बताए थे, आगे 2 घटक। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेग का मतलब आप जानती होगी इमोशन। ठीक है, ये देखो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में। ठीक, आपको एक बात बताते हैं दोस्तों, देखिए जिस व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि है, ठीक है, वो व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होता है। वो क्या कर लेता है कि जैसे सामने वाला व्यक्ति है, ठीक, वो इमोशनल है, ठीक, और इमोशनल के अनुसार अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, इमोशन के अनुसार। ये नहीं कि जैसे कि कोई स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है परेशान है, तो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए कि उस समय वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता और गलत जो है निर्णय ले लेता है। इतना ज़्यादा इमोशंस में कभी कभी व्यक्ति बह जाता है कि बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है और गलत जो है निर्णय ले लेता है। यानी इमोशन के साथ अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना ही संवेगात्मक बुद्धि होती है। ये मतलब जो है सब में नहीं होती है, जिन व्यक्ति में होती है दोस्तों वो आगे बहुत बढ़ता है। ठीक, यानी मतलब जो है अपनी इमोशंस को मतलब कंट्रोल कर लेता है, इमोशन को कंट्रोल करके वो जो है अपने निर्णय लेता है। ठीक, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा समानुभूति देना, यानी मतलब आपका जो देखिए याद करना ये तो होगा नहीं, गतिक प्रकरण ये भी नहीं, विचार करना ये भी नहीं है, समानुभूति देना यानी मतलब जो है एम्पैथिंग, ये आपका 4th आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करता है दोस्तों कि व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रख करके, ठीक है, दूसरे की परिस्थिति में रख करके सोच विचार करता है। समानुभूति का मतलब होता है व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रख करके सोचता है कि अपना उसकी जगह में रख लेता, सोचता कि काश मैं यहाँ होता तो क्या होता। ठीक, तो यही संवेगात्मक बुद्धि है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है, एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है और जो व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है अभिप्रेरणा, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। ठीक, देखिए क्वेश्चन से आप स्पष्ट हो जाएगा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? एक विशिष्ट दिशा भी प्रदान करता है। तो दोस्तों ये अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिव जो अभिप्रेरणा होती है दोस्तों, मोटिव जो होता है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति मतलब प्रोत्साहित होता है, एक आप मतलब जो है आंतरिक बल होता है व्यक्ति का। ठीक है, आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य के प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। ठीक है, जब हम मोटिवेट होते हैं तो मतलब जो है क्या होता है कि हम उस समय सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, इसीलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जब हम मोटिव मूड में होंगे तो हमें लक्ष्य प्राप्त की, देखिए मोटिव का मतलब ही लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें सहायता करता है, प्रोत्साहित करता है, व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी शब्दावली अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, ठीक, आवश्यकता, उत्प्रेरणा। आपके मतलब जो है ऑप्शन है क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा? ठीक, आंसर होगा आवश्यकता। ठीक है, थर्ड, कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? दोस्तों क्या होता है, जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है। देखिए अभिप्रेरणा क्या करती है, हमें लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करती है। जब मोटिवेट हो जाते हैं तो मतलब प्रोत्साहित होते हैं, अंदर से लक्ष्य प्राप्त की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, देखिए हम अपनी आवश्यकता जो हमारी होती है उसको संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कुछ लक्ष्य बनाते हैं। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं अंत बदलाव, देखिए अभिप्रेरणा के साथ आवश्यकता की अंत बदलाव, यानी इनको मतलब जो है एक दूसरे से बदला जा सकता है, इनको एक दूसरे की जगह पर रखा जा सकता है।
ठीक है। अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी प्रकार दोस्तों आवश्यकता क्या करती है कि हम एक लक्ष्य जब निर्धारित करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम आगे कार्य जरूर करेंगे। ठीक है, प्रयत्न जरूर करेंगे आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं लक्ष्य से संबंधित हैं। ठीक है, इसलिए इनको एक दूसरे के स्थान पर रखा जा सकता है। आगे चलते हैं। डैश डैश प्रेरणाएं अनुभूत को संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। ठीक है, अब क्या ऑप्शन है? प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। ठीक है दोस्तों, प्रेरणाएं अनुभूति, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए। प्रेरणाएं अनुभूत संतुष्टि की आवश्यकता को तक पहुंचने में व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित, मतलब लक्ष्य को प्राप्त, व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतलब प्रोत्साहित करती है। क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड, भावात्मक। ठीक है, देखिए जो भावात्मक प्रेरणाएं होती हैं दोस्तों, भावात्मक प्रेरणाएं भावनाओं से संबंधित होती हैं। ठीक है, आपकी जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, उससे संबंधित होती हैं, जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अधिगम को सकारात्मक तरीके से कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। देखिए जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है, वो कौन सा है? पहले आप हमेशा निर्धारित कर लीजिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप उसी को टिक लगाइए। ठीक है, ठीक। तो एक और तरीका होता है कि आप जो है जो ऑप्शन हो उनको आप जो है छांट सकते हो। जैसे कि देखिए उत्तीर्ण होने का भय, ये नेगेटिव चीज़ बताता है तो ये होगा नहीं। सहपाठी प्रति ये भी नहीं है। ठीक, माता पिता के मतलब दबाव, ये भी नहीं हो सकता। अर्थपूर्ण संबंध की बात है। जो अधिगम, देखिए अधिगम हमेशा दोस्तों जो सकारात्मक अधिगम अर्थपूर्ण को बताता है। अर्थपूर्ण संबंध हमेशा जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण संबंध को ही बताता है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को और याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं फिर इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनमें। और आप देखिए क्या कीजिए कि अपने जो नोट्स हैं उनका हमेशा आप रिवीजन कीजिए। अभी आपके पेपर नज़दीक हैं, इसलिए नोट्स का रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए करें, क्योंकि मतलब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक्स फॉर वाचिंग।